बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम हैं बुनियानुम मरसूस, पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा दरख्शां अबाब जिसे हम मार्का हक़ के नाम से याद करते हैं। ये वो लम्हा था जब ना सिर्फ मैदान जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना महारत, जुर्रत और हिकमत अमली का लोहा मनवाया, बल्कि पूरी कौम ने भी यकजहती की एक ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। भारतीय जारियत नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर और इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो मार्का हक़ किया, ये सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था कि पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत है। पाकिस्तान की तरफ कोई बुज़दिल मैली आंख से देख ही नहीं सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो क़यादत में पाकिस्तान ने ये मार्का हक़ में वो तारीख़ रकम की जिसमें दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया और दुनिया को ये बावर करवाया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई, बर्री और साइबर सलाहियतें जो है ना, वो किसी भी जारियत के मुकाबले में फौलाद की मानंद है। और 7 मई 2025 की रात भारतीय जारियत इसराइली ड्रोन्स और इनकी जो ये अलगार हुई ना पाकिस्तान के ऊपर, वो जो साइबर हमले उसके जवाब में पाकिस्तान ने किए, इसने भारत को जो है ना पूरी दुनिया के सामने जो है ना सर झुकाने पर, माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। यही वो लम्हा था जब आलमी मीडिया ने पाकिस्तान की दिफाई बरतरी, ऑपरेशनल महारत और फैसला कुन रद्द अमल को तस्लीम भी किया। और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने भी पाकिस्तान की जो कामयाबी थी उसको माना और पूरी दुनिया के सामने बताया भी, और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन के हकीकत को भी बयान किया गया। भारत के तैयारों के मलबे से उठता हुआ धुआं दुनिया भर में मोदी सरकार की ज़िल्लत और रुसवाई की जो है ना वो गवाही दे रहा था। भारतीय जो ये ड्रोन्स थे पाकिस्तान की सर जो ज़मीन पर अगर आए तो वो ऐसे ज़िल्लत और उनकी बेबसी की जो है ना वो निशानियाँ बने हुए थे। पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे साइबर हमले किए कि दुश्मन का सारा मिसाइल सिस्टम जो है वो ही जाम करके रख दिया। भारतीय मीडिया चीख चीख कर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहा। फेक न्यूज़ का बाज़ार ऐसा गर्म हो गया था, मोदी जो है ना वो तो ज़ख्मी सांप की तरह बल खाने लग गया, जिसका सर शाहीनों ने कुचल कर रख दिया। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के मजबूत रद्द अमल के सामने सब कुछ बेअसर हो गया और दुश्मन के लिए दुनिया भर में अपनी रुसवाई को छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू किया था ना, ये मार्का हक़ से भारत के लिए एक ऐसा ज़ख़म बना दिया गया कि जिसके निशानात इसके लिए इबरत के बाइस बन चुके हैं। आज जब मार्का हक़ की पहली सालगिरह मनाई जा रही है तो ये सिर्फ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं है, बल्कि अज़म, क़यादत, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की एक अजीम दास्तान सुनाती है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान की जो पेशा वराना महारत है तो वो, और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं उनकी बसीरत और पाकिस्तान के जो बहादुर अवाम हैं, सारे लोग हैं, उनको एक मज़बूत किला साबित किया है। बड़ी बात है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वो मेहमान जो आज इस मौजू को आगे एलैबोरेट करेंगे, तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहले सलीम बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहना चाहूँगी। और बुखारी साहब के बाद जो हैं हमारे पास ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, जो कि बड़े ज़बरदस्त डिफेंस एनालिस्ट है, जाने माने पाकिस्तान के नाम है। आज हमारे ट्रांस शो का पहली मरतबा हिस्सा बने हैं, तो मैं भी इनको मधु करते हुए बहुत शुक्रिया कहूँगी। बहुत शुक्रिया। और आज सबसे पहले हम, क्योंकि बुखारी साहब आपसे ज़रा डिस्कस करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन हुआ, ठीक है, इसके बाद जो पाकिस्तान में जो रिस्पॉन्स जिस तरह से उन्होंने दिया, पूरी दुनिया में फिर पाकिस्तान का जो लोहा माना गया, इज़्ज़त हुई, उस बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका फ़िज़ा। पहली बात तो यह है कि
मेरे साथ जिस साहब को बैठाया हुआ है आपने, उनके होते हुए मुझे वैसे ही मिलिट्री के मामलों पर बात नहीं करनी चाहिए। नहीं। तो मैं 2-3 एस्पेक्ट इसके हैं जो आपने पूछे हैं, खासतौर से जो मीडिया की बात की आपने इंडिया के, हाँ। उसके ऊपर मुझे ज़रूर रिस्पॉन्ड करना है जी। जिस तरीके से तमस्खुर उड़ा है हिंदुस्तानी मीडिया का पूरी दुनिया में, कि जो बोंगियाँ जो आपने सुना भी दी हैं बहुत सारी, कि पोर्ट बना दी उन्होंने, लाहौर पे कब्ज़ा हो गया, कराची शिपयार्ड पे कब्ज़ा हो गया, कराची पोर्ट उनके कब्ज़े में चली गई वगैरह वगैरह। उसके बाद उतनी ही बरकरफ्तारी से उन्होंने फिर माफ़ियाँ भी मांगी हैं। यानी अच्छा। अपने झूठ की माफ़िया मांगने की भी एक पूरी सीरीज़ है अगर आप देखें तो। अच्छा। जितने बड़े बड़े एंकर्स थे, क्योंकि उनके ऊपर डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल एरिना में इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि उनके पास सवाए इसके कोई चारा नहीं था कि वो कहें कि जी हमें गलत फीड किया गया था, हमें गलत बताया गया था वगैरह वगैरह वगैरह। तो मीडिया एक्टेड बहुत ही अहमकाना अंदाज से और बहुत नहीं, मगर उनकी जिल्लत जो हुई। गलत फील्ड है वो आर्मी की तरफ से किया गया था। देखिए वहाँ पर तो ये तय है, 2-3 फीडर्स हैं उनके, एक आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है, दूसरी रॉ है, तीसरे बीजेपी की आरएसएस है। अच्छा। इन 3 की मर्जी और ख्वाहिश के बगैर, और ये ब्रिगेडियर साहब आपको बताएंगे, वहाँ कुछ नहीं होता। तो जो फीड उन्हें दी जा रही थी वो उसी तरह से उगल रहे थे, और उसके बाद फिर जो हाल हुआ उनका, इतने बड़े बड़े नाम, कोई सवामी, कोई गोस्वामी, कोई पता नहीं क्या क्या, उन सबको फिर माफिया मांगनी पड़ी। एक आवाज़ थी वहाँ शशि थरूर की, जिसने मीडिया को उस वक्त चैलेंज किया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। एनीवे, ये तो हो गई मीडिया की बात। अच्छा। अब आ जाए जी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और फिर अल्टीमेटली मार्का हक। हाँ। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि एक कॉन्सेप्ट है मिलिट्री के एकेडमीज में पढ़ाया भी जाता है, इट्स नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। ओके। तो जिस टेक्नोलॉजी के साथ, जिस स्किल के साथ हमने अपने इक्विपमेंट्स को, चाहे वो जहाज़ थे, चाहे वो हमारे मिज़ाइल्स थे, जिस तरीके से, जिस स्किल के साथ हमने उसको इस्तेमाल किया, मैं बिल्कुल वसूख से आपको कह सकता हूँ कि वो मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़ाया जाएगा। दैट विल बी पार्ट ऑफ द मिलिट्री एकेडमी सिलेबस। शुड बी, या। दूसरी बात यह है कि हम, हिंदुस्तान जो दावे कर रहा था उसके पास उसकी कोई सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं था। हम जो कह रहे थे उसके साथ साथ उसके सबूत दे रहे थे। एक बात। दूसरी बात ये, जो इस पूरे वाक़या का जो अहम पहलू है वो ये कि हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में छुप के, बग़ैर किसी एडवांस वार्निंग के अटैक किया। हमने उनको 2 घंटे का नोटिस दिया कि नाउ वेट फॉर अस, हम आ रहे हैं, एंड द वर्ल्ड विल टेल यू कि हमने आपके साथ क्या अच्छा, और किया है। उसूल क्या था, बेसिक उसूल क्या था? यही होना चाहिए था कि 2 घंटे पहले जैसे बताया, या 2 ये दिन असूल पहले? कहीं नहीं है मिलिट्री वॉरफेयर में, और ख़ास तौर से जब आपका दुश्मन इतना कमीना हो जितना हिंदुस्तान है, वहाँ कोई असूल काम नहीं करते ओके, अच्छा। लेकिन हमने फिर इसे कहें आप कि हमारी मोरालिटी जो है वॉज हायर देन द इंडियंस। ओके। हमने उनसे कहा वी विल नाउ रिस्पॉन्ड, वेट फॉर अस, वी आर कमिंग, और दिन के उजाले में, आफ्टर द फजर प्रेयर। ऑलराइट। तो ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट है एटीट्यूड वाइज, जो मिलिट्री लीडरशिप जो है उसका हुआ, और हमें इसीलिए पूरी दुनिया में पजीराई मिली। हमारी फतेह के तो जो निशानियां हैं या जो लैंडमार्क्स हैं वो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किए हैं, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो है वो ये कहता है कि मैंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि होल्ड, और फिर उन्होंने हिंदुस्तान से की, जो अब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ना ही मोदी ये कहते हैं कि झूठ बोल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, चुप करके बैठे। जो उनकी गत बनी है उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोनेंट है, कांग्रेस, उनका वो सब कुछ जो है, आंखें उठा के, आंखें में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते मोदी साहब आज तक भी, साल होने को। एक तो ये। दूसरी बात ये है कि हमारी जो स्किल है मिलिट्री की, जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं, एंड आई से विद कॉन्फिडेंस देयर इज नो रीज़न दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देम। क्यों? पीस कीपर्स के रोल से शुरू हो जाइए यूनाइटेड नेशन में, द मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट स्किल्ड जो ट्रूप्स हैं वहाँ पर वो पाकिस्तान के हैं। और हमारा पीस कीपिंग का रोल जो है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस अबाउट अ डजन टाइम। दैट मीन्स हमारी जो ट्रेनिंग है हमारी मिलिट्री की, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो जज्बा और वलवला है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। ऐसी फोर्स को जब आप इक्विप भी कर दें प्रॉपरली, स्किल्ड भी कर दें, उनको ट्रेन भी कर दें, तो फिर उनको हराना या उनसे जीत जाना आसान नहीं होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
आप बताइए ब्रिगेडियर साहब कि ये जो आप जैसे बात कर रहे थे ना मल्टी डायमेंशनल Multi-domain वॉरफेयर, operation। राइट, इसके बारे में मैं ज़रा आपसे पूछना चाह रही थी कि ये है क्या, इसको किस तरीके से डिफाइन करना चाह रहे हैं आप, मतलब थोड़ा सा देखने वालों को भी समझ आए। देखिए दुनिया इंडिया में इसको काउंटर भी कर सकता है क्या, मतलब या नहीं? नहीं, वो तो बात की बात है ना, काउंटर तो हर कोशिश जारी Can रहती be, है, okay। जाती है, हर Okay। स्ट्रेटजी की काउंटर स्ट्रेटजी Okay। बनती है और फिर आप काउंटर स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है। दुनिया में जितनी भी जंग्स हुई हैं, जंगें उठाई ना, आप देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, वियतनाम की वॉर हुई, हर वर्ल्ड वॉर के बाद नेपोलियन वॉर्स थी, हर वर्ल्ड वॉर के बाद, हर जंग के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है दुनिया में। नेपोलियन के ज़माने में स्पीड का कॉन्सेप्ट आया कि तेज़ी से जाओ, जाके अटैक करो। सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ट्रेंच वॉरफेयर का कंसेप्ट आया कि जी ट्रेंच के अंदर बैठो और अपने दुश्मन को फेस करो और फायरिंग करते रहो। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो एक कॉन्सेप्ट आया था ब्लिट्जक्रीग का, जिसका मतलब था कि आप आर्मर्ड कोर को, टैंकों को, इन्फेंट्री को, आर्टिलरी को एक जमा करो, एक जगह पे जमा करो, एक स्पीड से तेज़ी से जाओ और दुश्मन के ऊपर हमला करो कि वो सरप्राइज हो जाए। जैसे फ्रेंच की जो मिजान लाइन, जो जब ये जर्मनी टर्म हमला चली किया, सरप्राइज रेट की, जर्मनी ने जब हमला किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस पे, तो उनकी जो डिफेंस लाइन थी वो एक दिन में 10 घंटों में क्रिपल हो गई, इतनी स्पीड से वो गए थे और वो थ्रू माउंटेनस टेरेन गए। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट फिर दुनिया में पढ़ाया जाता रहा, बड़े अरसे तक हमको पढ़ाया जाता रहा कि जी स्पीड क्या है, आर्टिलरी क्या है। वियतनाम की वॉर हुई, उसमें वियतकांग ने कॉन्सेप्ट दिया कि जी आप गुरिल्ला वॉरफेयर करो, एम्बुश करो दुश्मन को। क्या गुरिल्ला वॉर? गुरिल्ला वॉरफेयर करो, यानी आप दुश्मन को अपने डेजिग्नेटेड एरिया में ल्योर इन करो। अच्छा। और उसके बाद उसको चारों तरफ से घोर के मार लो। तो ये अच्छा। कॉन्सेप्ट आया। अभी जो वॉरफेयर हुई है, अभी जो ये छोटी सी जंग है, इसमें जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना, मल्टी डोमेन ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट आया, दिया पाकिस्तान ने, जिसको एयर मार्शल औरंगजेब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कोट किया था। इसका मतलब है कि आप अपनी जितनी वॉरफेयर की चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी जहाज़, आपकी लैंड, एयर, सी, आपका साइबर वॉरफेयर और जितने भी आपके ऑटोनॉमस सिस्टम हैं, उसके अंदर बहुत से, उनको आप एक ही जगह पे रख के एक टाइम में एक कमांड स्ट्रक्चर के तौर से इस्तेमाल करो लैंड पे। यानी आपने देखा पाकिस्तान ने लैंड के ऊपर अल-फतह मिसाइल फायर किए। जब अल-फतह मिसाइल फायर किए तो सिविलियन भी बैठे हुए थे साइड पे और तालियां बजा रहे थे, बच्चे बैठे हुए थे लॉन्चर के साथ और वो तस्वीरें आपने देखी। वहाँ आपने देखा कि फौज और आर्मी किस तरह जलन हो गई है। फिर आपने देखा कि जब पाकिस्तान की, जैसे आपने जिक्र किया, एयर बैटल हुई, उस एयर बैटल के बाद एक बहुत बड़ी और चीज़ हुई है जो हमें जो मैं उन दोनों पायलट्स को हमेशा सैल्यूट करता हूँ जब भी सोचता हूँ, वो ये था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, S-400, ये इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। अच्छा। और इसकी जो जो टारगेट जो एंगेज करता है 34 किलोमीटर इसकी आती है। और ये एक मल्टी बहुत सारे टारगेट एक टाइम पे, यानी 36 टारगेट एक टाइम पे एंगेज करता है। इसका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है। अब उस S-400 के अंदर पाकिस्तान के 2 पायलट्स, गालबन 2 या 1 JF-17 थंडर, उन्होंने उस S-400 के अंदर फ्लाई किया, उसकी फायरिंग रेंज के अंदर फ्लाई करके गए। अच्छा। और उसके लिए एक कॉरिडोर क्रिएट किया आपके साइबर वॉरफेयर ने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने। अब S-400 के अंदर फ्लाई करना, उस सिस्टम के अंदर फ्लाई करना, उसके बाद उसको मिसाइल मारना, उसके कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करना और उसके बाद उससे बखैर ताफियत वापस अपने आप को रीज आउट करना, ये सुसाइडल मिशन था। अच्छा। जो वो कह के गए थे कि हम सुसाइडल मिशन पे जा रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद उस S-400 की बैटरी को तबाह कर दिया। इस बुरी तरह तबाह किया कि नरेंद्र मोदी इतना मजबूर हुआ कि उसने अगले दिन उसके लॉन्चर के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई, दुनिया को ये बताने के लिए कि S-400 तबाह नहीं हुआ। अच्छा, ये एक मुझे एक और बताइएगा कि इंडिया के अंदर घुस के मार के आए थे ये S-400? वो इंडिया का जो डायलॉग है ना, घुस के मारेंगे, वो हमने इस्तेमाल किया कि घुस के मैं बता रहा हूँ ना, वो इंडियन नहीं, वो जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी इंडिया के अंदर डिप्लॉयड थी ना, आदमपुर पर डिप्लॉयड थी, वो आदमपुर उस जगह का नाम है। वहाँ अंदर घुस के ये फ्लाई करके गए, उसको हिट किया, S-400 को तबाह किया। और ये हमारे कौन से एयरक्राफ्ट थे? हमारे थे JF-17 थंडर। अच्छा, कितने थे? JF-17 थंडर कितने थे? दो गालिबन थे, 2 एक। तो वो फिर वहाँ से निकल के भी आए, तो ये एक सुसाइडल मिशन था उस पायलट के लिए। अब ये जो चीज़ें हुई हैं, इसमें आपने देखिए फिर नेग्रोटा में उनकी बहुत बड़ा एक वो उस पर डिपेंड करते थे मिसाइल सिस्टम के ऊपर।
पाकिस्तान ने उस मिसाइल सिस्टम को हिट करके उसको फारिग कर दिया। Wonderful. उसके बाद नौशेरा में जितना कमांड का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, और उसके बाद ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल जो चीज़ें जो उनके बंकर से जहाँ से पाकिस्तान पे फायर होता, फिर राजौरी के अंदर उनका एक ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ वो दहशत गर्दों को ट्रेन किया करते थे। पाकिस्तान ने उसको मिसाइल हिट करके तबाह किया और ये बताया कि हम कर रहे हैं। यानी ये हुआ कि इंडियन जब हुआ तो इंडिया के ऊपर इतना सख्ता आया कि उन्होंने अपने जितने 4 दिन के लिए जितने एयरक्राफ्ट थे उनको वो डेप्थ में मूव कर दिया। यानी वो जो फ्रंट से उठा के जो वो ईस्टर्न कमांड से उनको वापस ले गए। तो ये तमाम चीज़ें जब आप देखिए, अब इन तमाम चीज़ों पे अगर गौर करेंगी तो आपको ये लगेगा कि एयर में भी ऑपरेशन हो रहा था, ग्राउंड पे भी ऑपरेशन हो रहा था, सिविलियन में बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। हमारे बाकी लोग जो हैं वो लाहौर में ये यहाँ पे अपना जाके वो ड्रोन्स के टुकड़े जमा कर रहे थे, खेल रहे थे। वो कह रहे थे ये मैंने ये लेके जाना है, मैंने, यानी पूरी कौम एक जगह पे जलन हुई थी। क्या बात है। इसलिए कि हमने उससे पहले तैयारी इस तरह की थी कि हमने हमारे एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा स्पेस कमांड सेंटर बनाया, उसके साथ एक नेक्स्ट स्टेप बनाया। एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, मज़ा तो इतना आ रहा है ये सारी चीज़ें। आई होप आप ये सारी किस्से कहानियाँ, ये जो सारी हमारी एक मेहनत है, मैं कहूँगी कि जो हमारी जिस वजह से हम पहचाने जा रहे हैं और हमारा एक रुतबा जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया। इट्स ऑल बिकॉज मैं कहती हूँ सबका जो जलन है ना, जो मुज़फ़्फ़र साहब की बात थी कि जो सब ने मिल के पार्टिसिपेट किया ना, इसका बड़ा एक फेस्टिव फन था। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बुखारी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि इस पूरे बहरान में जो पाकिस्तान ने सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पांस नहीं दिया बल्कि एक ब्रॉडर डिफेंस डिप्लोमेसी भी इस्टेब्लिश की। इस ऑपरेशन में ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी क़यादत को आप किस तरीके से एवेल्यूएट करते हैं? देखिए, ब्रिगेड साहब ने मेरे ख्याल है जितना कुछ बताया है उससे ये नतीजा तो अखज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तान डिड सो वेल कि पूरी दुनिया में उसकी धूम जो है वो मची हुई है। बेशक। और एक बात मैं और बताऊं कि जिस फ़ौज को इतनी बड़ी, जो अपने आप को हमसे 5 गुना 10 गुना पता नहीं कितने कितने गुना बड़ी समझती थी एयरफोर्स वाइज, नेवी वाइज और इवन ट्रूप्स वाइज, उसकी जो हजीमत उठानी पड़ी है उसको, अब ये डेकेड्स लगेंगी उसको इस डिमोरलाइज एटीट्यूड से बाहर आने में। मैं अगर आपको इसकी मिसालें देने बैठूँ तो पूरी तारीख भरी पड़ी हुई है। 1965 में हमने इसी दुश्मन का मुकाबला किया था, बहुत कम हमारी कैपेसिटी थी टू डिफेंड। 1948 में पीछे चले जाए तो बिल्कुल ही नहीं थी, उजड़ा उजाया पाकिस्तान मिला था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, एंड वी स्टिल फॉट वेल। 1965 में वी फॉट वेल। 1971 में अगर हम वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो है उसके साथ वो सब गड़बड़ जो जिसका मोदी क्रेडिट लेते हैं कि हमने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया और अपनी फ़ौजियों को उनकी गाब्स के अंदर वहाँ भेजा, ये अगर नहीं होता और उसके बाद फिर ये अब हमने हिंदुस्तान को धूल चिटाई है हमेशा जब भी हमारा उनके साथ इनकाउंटर हुआ है। और ये बात अब उनको पता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वो मैं अगले दिन सुन रहा था कि वो आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 अब हम करने वाले हैं, चूँकि पहला जो हमने किया था उसमें तो हमने पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। अकल के अंधे हैं वो, झक मार रहे हैं वो, उनको ये पता है कि अब पाकिस्तान के मत्थे अगर हम लगेंगे तो आगे से क्या होना है, क्योंकि हम वहीं नहीं बैठे हैं जहां हमने उनको इनकाउंटर किया था। हम जिस बर्क रफ्तारी से आगे जा रहे हैं ये गालबन उनको या तो अंदाज़ा नहीं है, और अगर अंदाज़ा है तो फिर उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 होने नहीं जा रहा है। अच्छा। उनको ये ड्रामे करने होते हैं, जिस तरह पहलगाम का किया उन्होंने, उससे पहले उड़ी का किया उन्होंने, वो सब कुछ अपनी लोकल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके लिए इलेक्शन लड़ने होते हैं उन्हें मुख्तलिफ स्टेट्स में, और पाकिस्तान बैशिंग जो है वो उनका एक वेपन है, वो समझते हैं कि वो वेपन है। अच्छा। RSS भी उसी पर चल रही है, बीजेपी भी उसी पर चल रही है, कांग्रेस ज़रा थोड़ी स्लाइटली सॉफ्टर है, लेकिन वहाँ पाकिस्तान बैशिंग हैज़ बीन देयर टूल टू विन इलेक्शंस। तो ये पहलगाम हो, हमने तो उस पहलगाम के ऊपर उनको कहा आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, चलिए नहीं करते, एक इंटरनेशनल कमीशन बना देते हैं, उस पर भी राज़ी नहीं हुए, इसलिए कि एविडेंस उनके पास थी नहीं। जो बात ब्रिगेड साहब ने की मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि 10 लाख फौजी हैं वहाँ इंडिया के एटलीस्ट, और कितनी कंटोनमेंट्स हैं आप सोच भी नहीं सकते उसके हवाले से। उसके बावजूद अगर हमारी पेनिट्रेशन इतनी है कि 200 माइल्स इनसाइड देयर टेरिटरी अगर हम जा सकते हैं तो उस फौज को तो डूब मरना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो एवरी सिटीजन इन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज ओवर प्रोटेक्टेड।
एक एक के ऊपर दो दो फौजी खड़े हुए हैं वहां पर। ओके। इसके बावजूद अगर हम इतना कुछ कर सकते हैं तो उस फौज को तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली हमें जो बेनिफिट मिला है इस वॉर का, जो हमने शुरू नहीं की थी, हम पर इम्पोज की गई थी, वो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वेयर वी आर रेटेड नाउ, ये हम इंटरनेशनल पीस कीपर ऐसे ही बन गए हैं। ये मुझसे थोड़ी होते हैं, इसके अंदर तो कौम का कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे ही है न, ये जो वॉर हमने लड़ी है उसके बाद से हमारे फील्ड मार्शल का जो इमेज कहाँ गया है वो आप देख लीजिए। और हम नहीं कह रहे हैं, ये सेल्फ क्लेम्ड नहीं है, ये ISPR की प्रेस रिलीज नहीं है, ये दुनिया की पूरी लीडरशिप, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट है चाहे वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, दे आर एक्नॉलेजिंग द स्किल ऑफ द फील्ड मार्शल एंड द वे ही फॉट। ये तज़किरा होता है, जहाँ कहीं भी जिक्र आता है उनका, उसके साथ ये तज़किरा होता है। हत्ता कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा, इज ए स्किल्ड सोल्जर। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिकग्निशन जो हमें मिली है और जिसने हमारा रोल इतना एनहेंस किया है कि अब हम वर्ल्ड अरीना में वो जगह जो हिंदुस्तान समझता था कि शायद उसकी है और पाकिस्तान को कभी भी नहीं थी, मतलब कभी भी नहीं थी। मैं वही अर्ज करने लगा हूँ, हाँ। वो जो समझता था कि उनकी है, वो अल्लाह ने हमको अब बख्श दी कह दीजिए, या अल्लाह ने मौका दिया झोली है में तो ऐसे लाके हम दे है, दी। हम आइसोलेटेड नहीं है, हिंदुस्तान इज आइसोलेटेड। क्या बात है, वाह। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि ये इस बार हमने एक नई जंग देखी। मैं फॉर एग्जांपल अपनी बात करूँगी, मेरी बेटी की बात करूँगी, जो हमारी जनरेशन है ना, उन्होंने एक नई तरीके की जंग देखी, एक ड्रोन्स की जंग। इधर एडवांस पढ़े हैं, उधर पढ़े हैं, ठीक है, मिसाइलों की एंड ऑल दैट। हमारे तो जहनों में ये था कि फ़ौजी आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, ज़मीनी एक वॉर होती है, टैंक्स होते हैं, वो होता है। हमने जो पढ़ा भी था किताबों में, सब कुछ बच्चों ने भी हमारे, मगर ये वाली जंग ज़रा बड़ी टेक्नोलॉजी की जंग थी, मॉडर्न जंग थी, ड्रोन्स की जंग थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? या बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, हर प्रोसेस में एवोल्यूशन होती है और जंग का कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। अभी आप देख लीजिए ईरान और अमेरिका की जो जंग हो रही है, वो भी बटन की जंग है। इधर से बटन दबाया मिसाइल उधर चला गया, उधर से बटन दबाया मिसाइल। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना होता है, आपने स्ट्रैटेजीज़ बनानी होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी बहुत वर्षों से पहले, अभी भी वो है, उसको कहते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। उसका मतलब ये था कि एयरफोर्स ने अपना फ़ौजों का इस्तेमाल करके इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्टिलरी को इस्तेमाल करके कॉम्बैट ग्रुप बना के 5-6 जगहों पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला करें। जहाँ से आपको पेनिट्रेशन मिलती है अंदर चले जाएं, एयरफोर्स को इस्तेमाल करें, वहाँ बॉम्ब करें, वहाँ से। अब जब उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि हम 300 से 400 मीटर जाएंगे, 3 से 4 अंदर जाके कब्जा करेंगे, तो पाकिस्तान ने फ़ौरन उसके बाद अपने जो मिसाइल रेंज थी उसको 300 किलोमीटर का मिसाइल, 400 किलोमीटर का मिसाइल, 500 किलोमीटर के मुख्तलिफ मिसाइल्स बना दिए, ताकि आइए आप आएंगे तो फिर हम आपको हिट करेंगे, हम काउंटर। तो ये डेवलप होती रहती है। लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया है वो उन्होंने इंडियन वॉरफेयर को स्टडी किया था। वैसे तो मैं कहता हूँ इंडियन एयरफोर्स को IAF कहने के बजाय ना ADF कहना चाहिए, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रक्शन फोर्स, क्योंकि उन्होंने रफेल को तबाह किया, डसाल्ट की मार्केट डाउन की। Su-30 Mark II रशिया का बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट, उसको भी उन्होंने पिछले दिनों वो भी जहाज गिरा दिया, तो उसको भी फारिग कर दिया। बेताशा मिराजेस गिराए हैं, रोज़ाना मिराजेस, यानी ये हुआ कि 2 मिराजेस फ्लाई कर रहे थे, आपस में टकरा गए, तो उसके बाद वो गिर गए। उसके बाद तेजा, उनकी अपनी प्रोडक्शन थी, तेजा जो एयरक्राफ्ट वो बना रहे थे। तो अगर आपको याद होगा तो दुबई में एक एयर शो हो रहा था जब पाकिस्तान का वहाँ तेजा का जो टैंक लीक कर गया था उसके अंदर। फिर एक और तेजा ने टेक ऑफ किया, वो नीचे लैंड नहीं कर सका। एक तेजा जो एयरक्राफ्ट इंडिया में गिर गया, तो अब उन्होंने तेजा का प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ उसको कहें AFD, अपना एयरक्राफ्ट, ADF एयरक्राफ्ट डिस्ट्रक्शन फोर्स है वो। तो अब उसमें उन्होंने जब अपना कॉन्सेप्ट बनाया, तो जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान ने स्पेस कमांड सेंटर बनाया, पाकिस्तान ने नेस्टैप बनाया है, और उसमें एयरफोर्स की बहुत कंट्रीब्यूशन है। एयर मार्शल सिंधु जो हैं, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट इस वक्त दिया है वो बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट दुनिया की एयर वॉर कॉलेजेस में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, ये दुनिया के एयर वॉर कॉलेजेस में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ में ये एज ए केस स्टडी, एज ए न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो
तो अब ये तमाम चीज़ें जैसे आप कह रही हैं कि ड्रोन्स आ गए, और ड्रोन आने वाले दिनों में आर गोइंग टू प्ले वेरी इफेक्टिव रोल इन दी वॉरफेयर। अभी इस वॉरफेयर में आपने देख लिया पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान भी ड्रोन्स डेवलप कर रहा है टर्की बहुत आगे है ड्रोन्स। आपको ना ईरान ने एक शाहिद ड्रोन बनाया है जिसने जाके बहुत तबाही मचाई है, उन्होंने रशिया को भी दिया था। क्या बात है, एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और नाज़रीन, ये हमारी लास्ट बस ब्रेक है हमारे मेहमानों के साथ। तो इसमें मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगी, सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि एक साल गुजरने के बाद मार्का हक है, अब पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड आउट करता है, किधर खड़ा है, क्या पाकिस्तान का दुनिया में किस जगह पे अभी मुकाम है? देखिए, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो मिलिटरीली हम कहाँ खड़े हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वी हैव क्रिएटेड सच एग्जाम्पल्स। हमने ऐसे ऑपरेशन कैरी आउट किए हैं, हमने अपने से 5 गुना बड़ी फोर्स जो है उसको नाक चने चबवा दिए हैं। तो मिलिटरीली तो हमारा रोल दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया है, हमें अब दुनिया में वॉर एक्सपर्ट्स के तौर पे तस्लीम किया जाएगा, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। और एक बात जो हम कहना चाहता हूँ, जो ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया था, 2 दुश्मन हैं दुनिया में मुसलमानों के, दोनों का आपस में भाईचारा है। फादरलैंड मदरलैंड की बात तो उन्होंने कर दी। जो नेतन्याहू है वो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर मुसलमानों का दुश्मन है और ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। मोदी अखंड भारत की फ़िलासफ़ी लेके आरएसएस जो है वो इस पूरे इलाके पे कब्ज़ा करना चाहता है, जिसमें सार्क की कंट्रीज़ भी हैं, अफ़गानिस्तान भी है। एक की गर्दन हमने दबोची हुई है, दूसरे की गर्दन ईरान ने दबोची हुई है। तो ये इस लिहाज से भी अगर आप देखें तो हमारी रिकग्निशन मौजूद है। हमने जो किया है वो भी दुनिया को पता है, ईरान ने जो किया है वो भी दुनिया को पता है। हमने तो अपने से 5 गुना बड़ी कुव्वत को नाक चने चबवाए हैं, लेकिन ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसकी वो जो नाजायज़ औलाद है इसराइल, उनको जिस तरीके से उनकी गर्दन दबोची है, ये दुनिया की तारीख में, ये वॉरफेयर में पाकिस्तान की जंग हिंदुस्तान के साथ, ईरान की जंग इसराइल और अमेरिका के साथ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। ज़बरदस्त। आप भी हमें ज़फ़र साहब जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे है। बुखारी साहब ने कहा मिलिटरली डिप्लोमेटिक, हर स्टेट के पावर पोटेंशियल्स होते हैं और वो बड़े रिकग्नाइज्ड हैं। यानी आपकी स्टेट का डिप्लोमेसी है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशल फाइबर है, रिलीजियस है, जितनी आप चीज़ें, इंटरनल पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सारे स्टेट के पिलर्स होते हैं। अब इन पिलर्स में किसी टाइम पे कोई चीज़ परफॉर्म कर देती है। जिस तरह इस दफ़ा हमारी इकनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी तो मिलिट्री मसल्स ने परफॉर्म किया और आपको दुनिया में पहचाना गया, जिसकी वजह से हम आज ग्लोबल पीस में भी इन्वॉल्व हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जिस पोटेंशियल से हमने परफॉर्म किया है, इसको इंटरलिंक्ड किया जाए बाकी जो स्टेट पावर पोटेंशियल हैं उनके साथ। अच्छा। उसमें आपकी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनल पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज आते जाते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू जैसे, उनको कंट्रोल करना चाहिए। और बाकी चीज़ें जब आप इन तमाम चीज़ों को डवटेल कर देंगे, आपस में मिला देंगे, तो मुझे एक इंडियन ऑथर हैं और मैं उनको कोट करते हुए कोई हेसिटेशन महसूस नहीं करता, परवीन सुहानी साहब। अच्छा, मुझे उनका परवीन सुहानी साहब, अच्छा, ठीक है। वो बहुत आई थिंक उनसे बड़ा बैलेंस्ड आजकल जो है वो कोई डिफेंस उनका अपना फोर्स एक वो भी है। उनकी बात एक मुझे हमेशा मेरे जहन में रहती है जो मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अगर अपनी इंटरनल जो पिटफॉल्स हैं, इंटरनल रिपल्स हैं, उनको अगर कंट्रोल कर ले किसी तरह, तो पाकिस्तान कैन बिकम वन ऑफ द लीडिंग रीजनल एंड द वर्ल्ड पावर। वाह। तो अगर आपका दुश्मन ये कह रहा है तो आई थिंक हमें इस पर गौर करना चाहिए। ये बड़ी आपने बात बताई है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुज़फ़्फ़र साहब, क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है तो हम आपको इजाज़त देंगे। मगर वैसे आपने हमारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की वो सारी यादें, वो कहते हैं ना, एक मेमोरी लोगों के लिए यहाँ पे कायम कर दी और ये हमेशा इस रिकॉर्ड में देखा जाएगा, सुना जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशंस, ये सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आने का। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी मोहब्बत है, इसकी मिट्टी हमारे लिए मुक़द्दस है। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उसको चाहिए कि लव पाकिस्तान एंड वर्क फॉर पाकिस्तान। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अब बुखारी साहब, आपने हमारे साथ मौजूद रहना है। एक और मेहमान है जो हमें ज्वाइन करेंगे आपके साथ।
टेक अ ब्रेक। अच्छा बुखारी साहब, ये इंडिया में क्या मरीज दिमाग लोग हैं, ये गौरव आर्या हो गया, ये जनरल बख्शी हो गया, इन्होंने हमें जंग में वैसे बड़ा एंटरटेन किया, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये बातों में ही आते रहते हैं बस हमारे पास। देखिए ये वाकई आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एंटरटेनर्स हैं। ये बीजेपी हो, आरएसएस हो, उनकी जो पॉलिसी जो हिंदुत्वता है उसको इसी किस्म के जोकर तो चाहिए होते हैं ना। वो एंटरटेनर नहीं है हम लोग, कोई एंटरटेनर नहीं है। किसने बोला हम एंटरटेनर हैं? कौन कहता है कि वी आर एंटरटेनर्स और वी आर कार्टून? नो, वी आर नॉट। पर आप माने या ना माने, हकायक तो अपनी जगह है ना। पूरी दुनिया समझती है कि आप लोगों ने जंग के बीच उसके सीरियसनेस बताने के बजाय टोटके दिखा दिखा के, मजाक उड़ा उड़ा के अपनी फौज की भी ऐसी तैसी की और अपने मुल्क के इमेज की भी ऐसी तैसी की। अच्छा जनरल बख्शी साहब, आप 1 मिनट जरा खड़े होइएगा। हाँ, ऊपर से तो आप जनरल बख्शी लग रहे हैं, मगर टांगों से नहीं। आप जरा वॉक करके दिखाएंगे मुझे? फिजा बिटिया, तुम्हें पता है कि मैंने बचपन में मॉडलिंग भी की हुई है। अच्छा, कैटवॉक हो रही है। ये कैटवॉक हो रही है? मतलब ये हमने ऊपर ऊपर से तो जनरल बख्शी देखा था, मगर ये टांगों समेत पहली मर्तबा देखा है। आपको पता है बुखारी साहब, मैं गांव का चौधरी बन के फैसले नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं टांग पे टांग नहीं रख सकता। मैं आपको बताया कब का मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। ये तो मेरी रूह बैठी हुई है साहब। आपकी रूह का ये हाल है तो जब आप जिंदा थे तो क्या करते थे? भाई बहुत आफत थे भाई, हम तो मुंह के फायरी करते हैं। अच्छा करके दिखाएं। दशिया दशिया डुस डुस। ऑपरेशन सिंदूर आपने इसी तरह किया था? ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात करके बुखारी साहब समझाइए इन्हें, हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़के। ये छेड़ है भाई ऑपरेशन सिंदूर, इनकी मत मत छेड़े इनको। बख्शी साहब हमारे मेहमान है, खुदा के लिए। ठीक है, अच्छा मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं करती, मगर अच्छा इससे पहले आप कोई प्रश्न करो। मैं एक दुआ करना चाहूंगा ऊपर वाले से। ऊपर वाले, मेरी तेरे से फरियाद है, इसे कबूल फरमा। अच्छा फरियाद क्या है? अब भाई फरियाद है कि आपके कद के फौजी हमारी फौज में हो। अच्छा अगर वो कद काट से फर्क नहीं पड़ता है, कुछ जोश जज्बा भी तो चाहिए। जोश आपके फौजियों में कहाँ है? आपको पता नहीं है बनिया भागता है। अरे बुखारी साहब रहने दीजिए, जोश बहुत है। अभी आते आते मैं अपने बेटे और बहू को डांट के आया हूँ। क्यों? एमी बिला वजह, खपती बाबे नहीं होते घर में। इतना ऊंचा ऊंचा जो जंपे लगा लगा के आप बोलते हैं टीवी पे, इतना चीखते हैं, तब पारा क्यों हाई रहता है आपका? क्या वजह है? देखिए बेटिया, ये तबीयत हमारी शुरू से ही ऐसी है। बदतमीज है आप शुरू से? नहीं, मैंने कभी बदतमीजी नहीं कोई की। बचपन का ऐसा वाकया जो आपके साथ गुजरा जिसकी वजह से आप इतना ये अब आप मुझे बहुत बदतमीज जाती रहते सवाल हैं? है नहीं, बहुत ध्यान से जवाब ये बुखारी साहब आपने ध्यान पढ़वाया है, इतना ज्यादा नहीं था ये मैं बता रहा हूँ आपसे, सोच समझ के जवाब दीजिए इसका। भाई बचपन वाले सवाल को रहने ही दीजिए। नहीं बचपन वाले नहीं, बचपन वाला कोई हादसा जिससे आपको ये फिर हालत उसी तरफ ले जा रही हैं आपको ये। असल में मैं ट्रेन के नीचे आ गया था। ट्रेन के नीचे? हाँ, और बच गए? हाँ बच गया। कैसे? कौन सी ट्रेन खिलौना थी? ट्रेन थी। अच्छा खिलौना ट्रेन थी। और ये आप जूतियां पहन के, ये चप्पलें पहन के आ गए आज आप? अरे क्या बताऊं बुखारी साहब, आपको याद होगा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद जो आपने किया, भाई जो आपने मिसाइल मारा, मैं खेत में कोई जरूरी काम कर रहा था, वहीं पे मिसाइल लगा और मैं अपने जूते छोड़ के भाग गया। आज तक मेरे जूते नहीं मिले साहब। जनाब बख्शी वो कर क्या रहे थे आप? वो जरूरी काम जरा आई डिफाइन ना कर देंगे पूछे मुक मैंने कहा ना बुखारी साहब, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा था। तो। अच्छा वो वाला ना, वो वाला। नहीं अच्छा लोग समझ गए। अच्छा वो आप कोई तमाशा तो नहीं करते? कोई जैसे बचपन में वो पेट्रोल डाल के मुंह से आग निकालते हैं ना? नहीं ये नहीं किया। हाँ मैंने मूंछों से जहाज घसीटा है। इन मूंछों से बुखारी साहब? हाँ। भाई ये इन मूंछों से कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है जब मैं पैदा हुआ था ये मूंछें बहुत बड़ी थी। तो भाई छोटी कैसे हुई? ये मेरे पिताजी ने कटवा दी। क्या आप लोग नाक कटवाते पैदा होके? आपने नहीं वो तो पहले ही कटवा लिया था, दूसरी बार मूंछ कटवाई। दूसरी बार? ये दूसरी बार की रस्म थी? अच्छा क्या ये नहीं, फजूल आप- किस्म के सवाल है? अच्छा, अरे अच्छा, आपने मार का हक जीता है, कोई ऐसी बात कीजिए कि मुझे
आग लग जाए। भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपका तो सुहाग ही उजड़ गया। अरे जाइए साहब, बिटिया बुखारी साहब, ऑपरेशन सिंदूर की आप बात करते हैं। अरे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारा सुहाग ही नहीं उजड़ा। अरे मैंने खुद अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ी हैं। आपके चूड़ियां? यहाँ मर्द चूड़ियां पहनते हैं? मैंने तो पहनी थी। चूड़ियां तो आपकी वहाँ इंडियन आर्मी सब पहनती है। देखिए आपका मैं मेहमान हूं, ये तानेबाजी मत कीजिए। चूड़ियां तो सुना है आपकी फौज ने पहनी हुई हैं। ये आपने रिटायरमेंट के बाद भी पहने रखी? बुखारी साहब आपको कोई अधिकार नहीं आप ये बात करें, लेकिन आपने कर दी है, आई एक्सेप्ट इट। भाई नाज़रीन, आज जो है इनके चरण भी आप देख सकते हैं और आप इनके मरण मतलब इनकी सब कुछ पूरी बॉडी देख सकते हैं। तो हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि मार का हक हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिठाई ये लेकर आए कोई नहीं है क्योंकि इनको शुगर है, मगर हमारे पास बुखारी साहब मौजूद हैं। तो हम दो हाथ फिर बात करेंगे ज़रा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुखारी साहब और जनरल बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये जो राफेल है, राफेल के बारे में वो तो ठीक है, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका राह किधर गया? बहुत शुक्रिया। देखें हमारा क्लिनिक गुलबर्ग में है और ये ब्यूटी क्रीम 3 दिन में आपका रंग गोरा कर देगी। इसके अंदर हमने वो केमिकल डाले जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। जनरल बख्शी, उन्होंने ये पूछा है कि ये जो राफेल हुई है इसका बोलें। लेकिन फिजा आपसे एक बात पूछनी थी मैंने। पूछिए पूछिए। मुझे वायरल होना है, आप अपने हस्बैंड को कहिए वो भी मुझे कंधे पे उठाएं। यहाँ पे लंदन में हैरिट्स के सामने। अच्छा वो यहाँ नहीं, बुखारी साहब आप मुझे कंधे पे उठा सकते हैं? मैं तो उठा लूंगा, आपका कुछ ना कुछ जो टूट फूट गया तो मैं क्या करूंगा? अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइए, आप माशाल्लाह तज्जियाकार हैं यहाँ पे। ये आप लोगों की जो आर्मी है ये हमेशा बुरा हाल क्यों करती है आप लोगों का? देखिए, आप हमारी छेड़ है। आपको जो बुखार है ना कि आप बहुत बड़े हैं, उसको कभी कभी उतारना बहुत जरूरी होता है। तो वक्फों से हम आपका बुखार उतारते रहते हैं। असल में हम लोग बातें नहीं करते ना, हम लोग एक्शन करते हैं। अब सपोज अगर मेरे मियाँ ने मुझे उठाया था तो फिर इस तरह से अगर आपको उठाते हैं ना तो फिर ऐसे पटकते ऐसे फेंकते आपको लग पता जाता। वो आपके आर्मी चीफ ने कहा ना हम सिंदूर 2 करेंगे, इसलिए कि पिछली दफ़ा तो हमने टेक्नोलॉजी पुरानी इस्तेमाल की थी। अरे अकल के अंधो, जब आप दुश्मन से मुकाबला करने चलते हैं तो आप अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ना। ये अच्छा मशवरा दिया है। आप पाकिस्तान के दोस्त हैं दुश्मन है? अच्छा, ये टीवी पे बैठकर आप इतनी अजीब अजीब बकवास कर रहे होते हैं, धमकियाँ लगा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। हम कराची में घुस गए, लाहौर के पोर्ट में हमने समंदर पे जो है ना कब्जा कर लिया। केड़ा समंदर है थे लाहौर में? किधर है? कहाँ से लाते हैं ये बातें आप? कहाँ से निकलती है? देखिए फिजा जी, वन थिंग विच वी कॉल्ड इन आर आर्मी कि आपने दिमाग से हराना है। पहले दिमाग से आपने ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करना है, सामने वाला जो है वो उसकी हिम्मत ही ना हो। अच्छा, दिमाग होता है आपके यहाँ? नहीं, आप लोगों के दिमाग की बात करो, हम तो हम पैदल। तो हंस रहे थे यहाँ पे, बच्चा हंस रहा था गली मोहल्ले में। क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया आपने? फिजा बिटिया करना पड़ता है, वरना हमारी पब्लिक हमें गालियां देती। आप अपना प्रेशर जमाल घोटा खा के ठीक करें, दूसरों को प्रेशर नहीं दे सकते आप। हम पाकिस्तानी है, ये भूल जाए आप। तौबा, एक लड़की के मुंह से जमाल घोटी वाली बात बहुत बुरी तो लगती है। एक मर्द अंकल नुमा आदमी, उसके मुंह से धमकियां भी नहीं अच्छी लगती। तमीज से बात क्या करे बैठ के जब हमारे बारे में बात मैं करें। धमकियां दूंगा, कोई मुझे धमकी देने से नहीं रोक सकता। अब फिजा बिटिया मैं अब खुल के बात करने लगा हूँ। बात भाई करें। देखिए, मेरी मजबूरी है। क्या? मेरी, अर्नाब की, गौरव की, हमारी मजबूरी है। हमें इस तरह की बकवास करनी पड़ती है, वरना वरना पैसे कट नहीं जाएंगे। मिलेंगे। वो जनरल साहब, वो जो फौज में परेड हो रही होती है ना, तो वो आपको ना एक जोर से आवाज लगाता है जो अंदर, हेलो। ये आपकी गुफ्तगू का अंदाज वो क्यों है? असल में ये शुरू से मैंने जो है वो रखा है, क्योंकि अब तो मैं आपको पता है जंग में तो हूं नहीं, या मैं प्रॉपर लड़ाई वाली आर्मी में तो हो ही नहीं। अच्छा आपको पता है, अपने एक प्रोग्राम में आपने कहा मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। हाँ इस बार मैं खुद बॉर्डर पे जाऊंगा, मगर क्या चला करेंगे? जाके क्या क्या करेंगे? करेंगे? क्या मैं खुद बॉर्डर पे जाऊंगा। क्या करेंगे जाके? वहां मैं मरने की एक्टिंग करूंगा। क्यों? भाई वैसे एक बात बताऊं, परेड की बात की, इस बार हमने तय किया है अपनी परेड में
जो हमारी आर्मी है उसने डिसाइड किया, वो अपनी परेड में इस बार मेरा पुतला जलाएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं हम, मगर मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बोलूँगी अगर आपको मरने का इतना शौक था, नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमें बताते एक आध मिसाइल हम आपको भी मार देते, ठीक है। आपने ब्रेक के बाद हमें बताना है कि जब हमारे मिसाइल आपके पास आ रहे थे, पाक आर्मी ने जब मिसाइल मरे तो आप क्या कर रहे थे, कैसा बता feel कर तो रहे थे? दिया उन्होंने कि क्या कर रहे थे, वो खेत में कुछ जरूरी काम कर रहे थे। मतलब ब्रेक ले लेते हैं। आपने तो हमारी चेन बना ली। वॉशरूम नहीं होते इंडिया में, खेतों में जाना पड़ता है, ब्रेक लीजिए। खेत का नाम वेलकम बैक। अच्छा, आपने बताना था कि जब पाक आर्मी ने अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, हमारी आवाम बैठी होती थी मिसाइलों के पास और मिसाइल फेंक रहे होते थे, ठीक है, कि आर्मी के साथ शान बशाना ये सारी आवाम खड़ी थी, और यहाँ से जब मिसाइल गए, ठीक है, उसके बाद फिर ये आपको कैसा फील हुआ? भाई देखिए, मेरा तो जिस्म कांप रहा था। आप फौजी हैं, जिसम कांप रहा था। नहीं नहीं, मेरी शुगर लो हो गई थी। आपकी वो काम पे टांग रही थी। हाँ, कहाँ पे टांग रहे। भाई देखिए, आप लोगों की फौज में बहुत बेतहाशा जज्बा है भाई। हमारे तो वहां पे मॉक ड्रिल में लोग घरों में घुसे और जंग में तो वो अंदर ही रहे। मैंने देखा आपके टीवी पे कि आपके फौजी जो थे वो जब मिसाइल मार रहे थे, साथ में छोटे छोटे बच्चे और लोग, पब्लिक खड़ी हुई एंजॉय कर रही थी। भाई किस किस्म के लोग हो आप लोग? हम तो एंजॉय कर रहे थे। मॉडर्न जंग में अवाम और फौज इकट्ठी ना लड़े तो जंगें जीती नहीं जाती। आपके यहाँ तो लोग घुस जाते हैं घरों में, और फौज जो है आपकी, उसके जज्बे की जो बात आप कर रहे हैं वो आपको पता ही है कैसा है। असल में बुखारी साहब, हमारी जो अवाम है वो हमें सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, हमारी आवाम तो खुद मिलके जो ड्रोन है ना वो गिरा रही थी, सारी रात जागती थी, ड्रोन गिराती थी, मतलब से जैसे बसंत में नहीं होता वैसे ड्रोन का। हाँ, मैंने देखा भाई, बड़े खतरनाक लोग हो आप लोग। आप लोगों के बच्चे ड्रोन की मोटरों के साथ खेल रहे थे। पता नहीं, मैंने सुना है 2-3 लोगों ने तो गर्मियां आ गई, पंखे की मोटर भी बना ली है उससे। समझाए ना आप अपनी लीडरशिप को। आप रहने दीजिए बुखारी साहब। अगर हमारी आवाम हमारी फौज का साथ दे तो फिर देखिए क्या होगा। क्या होगा? हम फिर भी हार जाएंगे। अच्छा चले, बुखारी साहब समझे कि अभी जंग हो रही है, ठीक है ना, अब इनसे हमने ये देखना है। भगवान ना करे जंग हो, अभी ना हो, थोड़ा हमें टाइम। अरे आप जनरल हैं, खुदा के लिए जनरल बने। ये आप क्या बुजदिलों की तरह से कह रहे हैं जंगना हो, जंगना हो, जंगना हो। अब फिर ठीक है, आर या पार होगा फिर। नहीं बुखारी साहब, मैं देखना ही जा रही हूँ ना, फौजी बंदा तो उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, जरा यहाँ पे एक्टिविटी करके दिखाएं, हमें बताएं कि आपकी क्या ट्रेनिंग होती है। सपोज जंग हो रही है, हो नहीं रही डरे मत, मगर अगर हो गई, अभी हो रही है तो क्या, या फिर जंग के लिए जो आप तैयारी करते हैं वो क्या होती है एक्टिविटी में करके? देखिए, एज अ वेटरन सोल्जर, खड़े होके प्लीज, खड़े होके। आई एम टीचिंग यू सम लॉज एंड टिप्स फॉर वॉर। सबसे पहले जंग जब हो गई, अब आपने बाजूका पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में हथियार है। अब मैं इंडियन फौजी हूँ, ठीक है, ये आप इंडियन फौजी को मैं बता रहा हूँ, आप अपने काम में जा रहे हैं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ। आप पीछे से कीजिए, ठीक है, आप ये कीजिए, मस्ती उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? अच्छा, सारी एक्टिविटी एक तरफ, बुखारी साहब फिर से चलिए जनाब, चलिए आप थोड़ा चलिए, सा। उड़ती फिरूं। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। भाई आपके मुल्क के जो अंकल हैं बहुत ठरकी हैं। तो अच्छा, मैं नहीं सिखाऊंगा कोई लड़ाई, क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि मुझे खुद नहीं आती। अच्छा, आज मेरी बात सुने, आप समझे, यहाँ से ना मैं गोलियां चला रही हूँ, ठीक है, अच्छा। अब आपने बचना है, मैं इधर से गोलियां चलाऊंगी, अब आपने बच के दिखाना है, चले आ जाए। अच्छा, ये गोलियां चल रही है, ओके, ये गोलियां चल रही है, कैसे कैसे अभी बचेंगे? मत चलाना, कैसे? मत चलाना कैसे? गोली मत कैसे? चला। मैं अपने घर का इकलौता खुद का पीलू, गोली मत चलाना। मेरे सर पे बहुत बोझ है, मेरे सर पे घर की जिम्मेदारी है। मेरे गोली मत, तुम्हें वास्ता है मुझे, गोली मत, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। किस चीज का वास्ता? इधर तो आ जाए, किस चीज का वास्ता आपको? मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ, गोली मत अरे चलाना। किस चीज का वास्ता दे रहे हैं आप मुझे? क्योंकि मैं अपने घर का वाहिद कफील हूँ, सारी जिम्मेदारियां मुझ पे हैं, राशन, बिजली के बिल और भी बहुत सारे मामला मुझे देखने पड़ते हैं। अच्छा, ये 50 रुपए रख लीजिए आप प्लीज।
अल्लाह आपका भला करेगा। ये आज ईद है क्या? बच्चों के लिए फ्रूट ले जाएगा, असली है। कैसी लड़की है। हटो आगे से, इंडियन फौजी आ रहा चल है। कैसे रहे आप, चले तो ठीक से। अभी गोलियों से आपकी हवा खारिज हो रही थी, अब बच्ची को डरा रहे हैं आप। ये बच्ची है। अरे मैं तो कहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके कद के फौजी हमारी फौज में होने चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, शहरियत की बात की थी, आप और मैं सुबह नादरा चले गया। क्या करेंगे जाके वहाँ? आपने सिर्फ ये कहना है इनका शनाख्ती कार्ड घूम गया, ये मेरे कजन है। अरे वो आपकी शक्ल देख के पहचान जाएंगे आप कौन है। हाँ ये भी है भाई, बकवास भी तो हमने दुनिया भर में इतनी कर रखी है। ये मूछें कम हो जाएं थोड़ी सी तो शायद शक्ल तब्दील हो जाए आपकी। मैं जेडी बख्शी अपना सर तो कटवा सकता है, लेकिन अपनी मूछ नहीं कटवा सकता। अच्छा, जब आप शो पे बैठ के अपने इतनी कुछ बकवास कर रहे होते हैं और आपको इतनी सारी लान तान इकट्ठी हो जाती है, उसको रखते किधर है? कोई जगह कोई मुकर्रर की हुई है, कोई ऐसी है आपके पास सेफ? मैं गौरव आर्या और अर्नाब में बांट देता हूँ। वाह, अच्छा रखते ये साथ। पहला वाक्य है कि शर्म भी बढ़ती है। माशाल्लाह जी, वाह वाह वाह। जनरल साहब, ये क्या नई इख्तरा आपने कर दी? सर आप ये देखिए, हम तो भाई क्रिएटिव लोग हैं, हम तो कुछ भी बना लेते हैं। आप जंग हम जीत गए। हमने इतना आपका जो है ख्यालों में नुकसान कर दिया। ख्यालों में आप अगर एक ब्रेक भी ले लें जरा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा ब्रेक ले, शो खत्म हो रहा है। नहीं, ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा ब्रेक, भाई कहीं मत जाइएगा, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। रिमोट को हाथ मत लगाना, डोंट डेयर टू टच द रिमोट। वी विल बी राइट बैक राइट आफ्टर ब्रेक। चलो जाओ। भाई हमारे पास प्रोग्राम में बुखारी साहब तो मौजूद है, मगर साथ में हमारे पास जनरल बख्शी, जिनको मैं भी एक नाम देना चाहूँगी, चाचा कोकड़। आज से हम इनको यहाँ पे कोई ना कोई खिताब तो हम किसी अपने मेहमान को देते हैं, हम इनको कहेंगे चाचा कोकड़। क्या हुआ? बाय द वे फिजा बिटिया, behave yourself and you should know how to talk an elder man। आखिर यार कुछ ना कुछ इज्जत तो है ना उनकी, ज्यादा ना सही कुछ तो है ना। क्या करें? कुछ मुझे लग रहा है आप चेज़े कर रहे हैं मेरे। मैं कह रहा हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत तो है ना आपकी। अरे नहीं चाहिए आप लोगों से, हमें कोई इज्जत नहीं चाहिए। तो हम तो करते भी नहीं, हम तो वैसे कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ आप हैं। अच्छा है भी पक्के? नहीं, हमसे क्या चाहिए आपको? आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अपना गुस्सा कम करने के लिए नागरमुता खाया करें। ये क्या है? गाली मत देना। नहीं 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 नहीं, जड़ी बूटी है नागरमुता, किसी हकीम से पूछ लें। नागर मुता, वाह भाई वाह। वैसे अफसोस की बात है, इतना टाइम हो गया मुझे आए हुए, आपने मुझसे चाय तक नहीं पूछी। चाय पिए, वो है ना। नहीं ये मैं नहीं पीऊंगा, इसमें जहर नहीं है। नहीं नहीं, इसमें सुमन सुख डली हुई है। हैं? हाँ, सुमन सुख। ये कौन कौन से अल्फाज बोल रही है? अब देखे ना, आप नंदन ने भी तो आके चाय पी थी हमारी, तो ये उसने भी कितनी तारीफ की होगी कि पाकिस्तान से आके चाय पी के गया। अरे मार का हक वाले दिन आपने किसकी बात छेड़ दी? चाय पीना आपकी छेड़नी बन गई हुई। भाई बात आपने ठीक की है। भाई देखे, जंग के बाद ना, हारने के बाद थकन होती है, और थकन के बाद एक कप चाय ना हो तो मजा ही नहीं आता। अच्छा मेरी बात सुने, आप चाय छोड़े इस दफा। हम आप चाय को छोड़े, ये बताएं, आपके मैंने सुना है आपके शौहर गाड़ियों का काम भी करते हैं। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपने उनके बारे में कहाँ से इकट्ठी कर ली? नहीं मैंने देखा था, मैं इनके शौहर को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं मशहूर भी हो जाऊँ और कामयाब? खुदकुशी। बड़े अफसोस। वाह शैम्पी, वाह वाह शैम्पी। अच्छा चले चले, छोड़े चाय भी छोड़े, सब कुछ छोड़े। आपने कभी कीड़ी कवानी का दूध पिया है? कीड़ी कवानी का दूध पिया है? कीड़ी कवानी क्या? छेड़ रही हैं आपको समझ नहीं आ रही इतनी। नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो बच्चा हूँ, मैं रोटी को चौची कहता। मैं आपको बताती हूँ, देखें हमारे यहाँ पर जितने भी सिपाही हैं ना, जितने भी सिपाही हैं, वो कहते हैं कि हमने माँ का दूध पिया है। भाई ठीक है, एक हमने मिनट, इतनी- आपने अपने सिपाहियों की बात की। फौजी फौजी होता है। मैं आपके सिपाहियों को एक सैल्यूट करना चाहता हूं। ये केड़ा सलूट। क्या बात है भाई, क्या बात है। टांगे आपके सलूट के साथ मैच ही नहीं करी। आपका सलूट उधर जा रहा है उत्तर को, आपका हाथ दक्षिण को जा रहा है। मेरी बात सुने, थोड़ा कीड़ी कवानी का दूध पिए ताकि आपके टांगों में थोड़ी सी जान आए। अरे बेटिया, आप तो हमने जो वक्त गुजारना था गुजार लिया। हाँ। बुखारी साहब, पाकिस्तान आए हुए ऊँट की यखनी भी पी के जाइएगा। हाँ मैं पीऊंगा,
मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पे ऊंट का दूध भी बेचते हैं, मैंने खरीदा था। नहीं, यखनी पी के जाइएगा। खैर, मगर फिर खरीदा तो फिर क्या हुआ? दूध ओ फिनाइल डाला हुआ था उसमें सारा। फिनाइल, दूध बोल के फिनाइल पी गया मैं। जनरल बख्शी, कभी तो कोई होश की और ढंग की बात कर लिया। अरे वो जनरल बख्शी ही क्या बुखारी साहब, जो ढंग की, होश की और अक्लो फहम को, दानिश और हिरत और खैरत की बात करें। करने क्या है आप पाकिस्तान, ये बताएं। मैं शेर व शायरी भी करता हूँ। आजकल मैंने शेर व शायरी भी शुरू की है। क्या? आप लोगों को एक अपना शेर सुनाता हूँ। हाँ। जितने देख रहे लोग वो इंडिया पाकिस्तान, ये गौर कीजिएगा, इसमें मैंने अपना जुनून दिखाया है। क्या? कि आपने हमें बेइज्जत किया, खेला ऐसा खेल, आपने हमें बेइज्जत किया, खेला ऐसा खेल, कर दिया तबाह हमें और गिराए हमारे राफेल। इस बार नहीं देंगे मौका, हम ऐसी योजना बनाएंगे। आप रहने दीजिए साहब, हम अपने जहाज अब खुद गिराएंगे। ये तो आप करेंगे, ये आपने पहले भी किया है, ये पहली दफा नहीं होगा। अच्छा। ये शायरी जो है ये पहले हो चुकी है। ये आप कर चुके हैं, पहले शायरी कर चुके हैं, आप बैठ के खुद कह चुके हैं कि हम इतने अंधे थे कि हमने अपने रफेल खुद गिरा दिए। अरे मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। आपको पता है 40,000 सिपाही, 40,000 फौजी हमारी फौज ने निकाल दिए। मैं कह रहा हूँ बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, फौजी भर्ती करो। अच्छा, बच्चे भी अब वो वाले नहीं आ रहे फौज में, इतने इतने सीने हैं उनके। तो पहले कौन से बड़े सीने थे? आपकी बात भी एक हद तक ठीक है। मैंने उनको यह भी मशवरा दिया, अगर हमारे अवाम में से जो फौज के लिए भर्ती आ रहा है, अगर सीनिया है तो 4 लड़के मिला के एक फौजी काउंट कर लो। आपने हमारे जवान देखे यहाँ पे? ओए अल्लाह माफी भाई, भागा बॉर्डर गया मैं, मियां वाली के आपके फौजी देखे, ये बड़ा बड़ा बात। हाँ। क्या बात, मैं तो बोलूं एक जोर से किसी को चपेट मारे तो अगले का तरा निकल जाए, सांस निकल जाए। बहुत अच्छी। हाँ वही। वो आपने देखा जो हम बॉर्डर पे परेड करते हैं, उससे कैसे आपकी तरफ के लोग जो देख रहे होते हैं, खिग्गी बन जाती है उनकी। हाँ, एक हैबत तारी हो जाती है। हाँ, मैंने देखा था हमारी फौज में से एक आध की पैंट भी गीली हो गई थी। वो तो अक्सर हो जाती है, वो तो हिंदुस्तानी फौज के हवाले से ये कोई नई बात नहीं है, हो जाती है पैंटें गीली। अच्छा, वैसे वो जो यूं जोर से जो जमीन पे मारते हैं वो बहुत खतरनाक है भाई। अच्छा, आपके वहाँ इंडिया में ना पाक आर्मी से बहुत डरते हैं आप लोग सारे, आपकी सारी अवाम भी। नहीं, कोई डरते मरते नहीं आपकी आर्मी से। और हाँ, फील्ड मार्शल साहब भी आ गए। फील्ड मार्शल साहब आ गए। एक मिनट, अरे मैं यहाँ पे हो ही नहीं। चले गए, आ जाइए। आजे आजे चले गए, दौरे पे आए थे बस, निकल ये गए। आपने मुझे डराने की कोशिश की। आजे आजे चले गए, वो सिर्फ देखने आए थे। आप क्या समझती हैं मैं डर के भागा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ कोई जरूरी काम था। अच्छा, मैंने सुना आप खुदा भी के बड़ी- वास्ते जहाँ जाते हैं जरूरी काम करना जरूरी होता है क्या? अच्छा, वैसे मैंने ये काम बहुत जरूरी है, अगर ये हम ना करें तो हम तो मर ही जाए साहब। अच्छा, मैंने गाने वाने भी कंपोज किए। अच्छा, जरूरी काम के लिए पाकिस्तान में वॉशरूम्स है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, मगर आपके वहाँ पे नहीं है। वैसे एक बात है, मैंने आप लोगों के यहाँ भेरा इंटरचेंज है कोई, वहां पे मैंने देखा है भाई बहुत कुशादा वॉशरूम है। मैंने तो शवरमा वॉशरूम में ही खाया है, इतना साफ है। ये आप पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहे हैं? असल में मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहिए। बुखारी साहब, वजह तस्मिया बयान करें पहले, क्यों चाहिए? मैं एज विजिटर आना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ पाकिस्तान। मेरा प्लान इन्हें पता ना चल जाए। आपने यहाँ पे ट्रक के नीचे ही आना है। क्या बोला, क्या बोला तुमने? सॉरी, आपने। तुम महिला हो, मेरी बिटिया के सम्मान हो, आपके मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। करने क्या आना है आपने पाकिस्तान में, ये बताएं। बस कुछ एग्जीबिशंस को अटेंड करना है और बुक्स की जो है वो रोनुमाई करनी है। अच्छा। आपके साथ मैंने घूमना है। मैं तो आपको लेके घूमूंगा। कोई किताब लिख मारी है आपने कि नहीं? हाँ, किताब लिखी है मैंने, किताब लिखी है, उसका उन्वान है ये किताब नहीं खुल रही। किताब नहीं खुली, उसका नाम क्या है? खोली नहीं रही तो नाम कैसे पता चलेगा? बुखारी साहब, आपको कभी इश्क हुआ? जी हुआ। फिर क्या हुआ उसका? वो उधर ही रह गई हिंदुस्तान में। आपको इश्क हुआ? हाँ, मुझे इश्क हुआ।
फिर किससे? बस वो किसी और की हो गई। अच्छा, अब उसके 2 बच्चे हैं। मामू कहते हैं नहीं आपको? नहीं, वो बोल नहीं सकते, उनमें बोलते नहीं है। वो सिर्फ आवाज निकालते और खाते रहते हैं। ये क्या है, खाते रहते हैं, बोल नहीं सकते हैं? किससे कर लिया इश्क? जराफे से। जराफे से? हाँ, ये बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ नहीं हूं, मैं समझदार हूं। वो लोग मुझसे कोई फरमाइश नहीं करते। अच्छा, एंड में क्या कहेंगे आप? भाई एंड में मैं ये कहूंगा, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान, जनरल आसिम मुनीर मेरी जिंद मेरी जान। आई लव यू पाक आर्मी। ये नज़म आपने लिखी थी? जी, ये मैंने लिखी थी और ये मेरी नज़म किसी ने चुरा के पहले ही रिलीज कर दी। अच्छा बुखारी साहब, आप एंड में क्या कहेंगे? बुखारी साहब, अगर मैं किसी को छेड़ूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जूतियां पड़ेंगी। उन्होंने छेड़ा था तो छिछ किया था, आपकी ये भी नहीं निकलेगी। बस एक बात बताऊं, एक दफा थोड़ा सा और कीजिए। यार कितने क्यूट, कितने पाले लग रहे हैं आप, खुदा की कसम। आप इंडिया में होते, आपको चुम चुम के बेहोश कर दिया जाता। अस्तगफुरुल्लाह। बुखारी साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक दिन ऐसा है जो हम बड़े फ़ख्र के साथ मना रहे हैं मार्का के हवाले से। और जनरल बख्शी हमारे मेहमान थे, उन्होंने भी ढंग की बातें मुंह से निकल गई हैं कि नहीं है, इनके मुंह से निकल जाती। सही बात आपके मुंह से निकल अरे जाती है। बुखारी साहब, मैं तो नकली हूँ, ये तो दुआ करें ये असली वाले जो बैठ के जहर फैला रहे हैं, इंडिया की मासूम आवाम को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, जंग में धकेल रहे हैं, इनको अकल के नाखून लेने चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल राइट, क्या बात है जी। एंड में जाते जाते हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो है ना, अपनी फ़ौज को, एयरफोर्स को, हमारी नेवी को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी इस मार्का हक़ के हवाले से कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्या ज़बरदस्त तरीके से आप एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए हैं अपनी कौम की हिफाजत के लिए। आप सबको हमारी तरफ से सलूट है। पाकिस्तान जिंदाबाद।